हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अति लघु प्रश्न आज हम करवाएंगे। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजन से थोड़े हटकर हैं और गाइड से भी कुछ क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पॉइंट पर आ जाते हैं। चैनल का नाम है आर के फ्यूचर पॉइंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं। दूर देशों की सचित्र जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? प्रश्न नंबर 1 है, दूर देशों की सचित्र जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? होती है हमारी टेलीविज़न के द्वारा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, आकाश में तेज़ी से यात्रा का साधन कौन सा है? आकाश में तेज़ी से यात्रा का साधन कौन सा है? तो वायुयान है। नंबर 3, दूर के स्थानों से बातचीत का साधन कौन सा है? दूर से हम बातचीत किससे कर सकते हैं? टेलीफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर देशों के कार्यक्रमों की जानकारी किस साधन के द्वारा प्राप्त होती है? होती है रेडियो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान क्या है? अति सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। यहाँ कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से कृषि में उत्पन्न समस्याएं बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसे बढ़ती जनसंख्या की मांगों को तो पूरा किया जा रहा है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित भी हो रहा है और मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मनोरंजन एवं वाहनों के अधिक प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं बताइए। मनोरंजन एवं वाहनों के अधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं बताइए। इसका आंसर है, मनोरंजन के लिए तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। वह विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप पेट्रोल डीजल चालित वाहनों द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसों से वायु प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल गैस क्या है? इसके उपयोग बताइए। तेल गैस यह सरल संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जैसे मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन आदि। यह मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम के भंजक स्वरण द्वारा तैयार की जाती है। इस गैस में वायु मिलाकर प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुक्कुट पालन के लाभ बताइए। कुक्कुट पालन के लाभ बताइए। उत्तर होगा इसका, संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी जैसे ब्रायलर से प्रतिवर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के लाभ बताइए। मत्स्य पालन के लाभ बताइए। वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ, अंडे, मांस आदि का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है तथा विदेशों में इनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में सफलता प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से होने
वाला लाभ एवं उपयोगिता बताइए। इसका आंसर है सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग व्यापक रूप में हो रहा है, जिसमें गृहिणी दाल चावल आदि रखकर सूर्य के प्रकाश में पकने के लिए रख देती है तथा अपना जरूरी कार्य भी करती रहती है। सोलर कुकर में लगभग 2 घंटे के बाद दाल चावल पक कर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के जो थोड़े से क्वेश्चन और लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट के मतलब पार्ट वाइज हमने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। दाब किसे कहते हैं, दाब का मात्रक बताइए। दाब किसे कहते हैं, दाब का मात्रक बताइए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहलाता है। पास्कल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब क्या है, अति सूक्ष्म में समझाइए। वायुमंडलीय दाब क्या है, अति सूक्ष्म में समझाइए। पृथ्वी के चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु दाब पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के भार के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब के उपयोग बताइए। वायु दाब के उपयोग बताइए। जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की क्रिया विधि वायु दाब पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार लिए गए हैं। जीभ या स्वादेंद्रियां क्या हैं बताइए। हमारी जीभ या स्वादेंद्रियां मतलब जिनसे हम स्वाद लेते हैं, टंग जिसको हम बोलते हैं। हमारी जीभ मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन, कसेले स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती हैं। स्वाद संबंधी संवेदना जीभ के अलग अलग भागों में है। नाक क्या है बताइए। नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। इसको घ्राणेंद्रियां कहा जाता है। आप मनमोहक फूलों, स्वादिष्ट भोजन तथा इत्र की सुगंध अथवा दुर्गंध का अनुभव कैसे करते हैं। ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को सूंघकर पहचान सकते हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं समझाइए। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अचानक धमाका होने पर हमारे अंदर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम चौंक उठते हैं। गर्म वस्तु अचानक छू जाने पर क्या होता है। हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। ये सभी क्रियाएं अपने आप होती हैं। इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अधिकतर कार्यों को हम दिमाग से सोचकर समझकर अपनी इच्छानुसार करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, बात करना। ये सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र में पंप की तरह कार्य करने वाले अंग का क्या नाम है। तो इसका नाम है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है। जो शरीर से हमारी
अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे देखो, शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है, तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए शरीर में कौन सा विशेष अंग पाया जाता है? तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए शरीर में कौन सा विशेष अंग पाया जाता है? वो होता है हमारा वृक्क। वृक्कों के अलावा मनुष्य में और कौन से उत्सर्जन अंग हैं? वृक्कों के अलावा मनुष्य में त्वचा, फेफड़े, बड़ी आंत, यकृत आदि अन्य उत्सर्जन अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सभी भागों से आने वाला रुधिर हृदय के किस भाग में एकत्र होता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में। मनुष्य के शरीर में जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निले। जो हमारा शुद्ध रुधिर बहता है वो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बहता है, और जो अशुद्ध रुधिर होता है वह हमारा राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में बहता है। राइट वेंट्रिकल में हमारे ट्राइकस्पिड बाल्ब लगे होते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच में बाइकस्पिड बाल्ब लगे होते हैं, यानी कि 2 वाल्व लगे होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस थैली का कार्य करता है? ये कार्य करता है हमारा कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हृदय के किस आलिंद में शुद्ध रक्त पाया जाता है? अभी मैंने पीछे बताया है कि बाएं आलिंद में। हृदय के किस आलिंद में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो बाएं आलिंद में। इस तरीके के हमारे 4 चैम्बर बने होते हैं। 4 चैम्बर बने होते हैं। ये होता है हमारा O2 वाला, और ये भी O2, और ये होता है हमारा CO2, ये होता है हमारा CO2। ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है, ये भी राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है। तो हमारा लेफ़्ट साइड में शुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ पर हमारे 2 वाल्व लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, आराम करते वयस्क के हृदय की पंप करने की दर क्या है? यह होती है हमारी 70 प्रति मिनट। 70 प्रति मिनट। नेक्स्ट है, आराम की अवस्था में स्पंदन दर कितनी होती है? 70 से 110 प्रति मिनट। 70 से 100 प्रति मिनट, 70 से 100 प्रति मिनट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब चैप्टर के क्वेश्चन हैं पोषण से कुछ। स्वपोषी पोषण क्या है? सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। 2 लाइनें बतानी हैं हमें। स्वपोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के पोषण आते हैं। इसके अंतर 2 प्रकार के पोषण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषी क्या है? अति सूक्ष्म में बताइए। प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक, इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु प्रक्रम ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें पर्णहरित की जगह जीवाणु पर्णहरित होता है, जैसे क्रोमेटियम, रोडोस्पेरियम आदि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रसायन संश्लेषी क्या है? अति सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। रसायन संश्लेषी मतलब कि केमोसिंथेटिक, इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि होता है। रसायन संश्लेषी क्या है? अति सूक्ष्म स्पष्ट कीजिए। रसायन संश्लेषी
इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषमपोषी पोषण क्या है, सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। विषमपोषी पोषण इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जीवाणु अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, परजीवी क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। परजीवी क्या है, अति सूक्ष्म में समझाइए। इसका उत्तर है हमारा परजीवी। इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सहजीवी क्या है, सहजीवी क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। सहजीवी इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जीव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, जैसे राइजोबियम। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। मृतोपजीवी इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज क्या है, बताइए। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी ये केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के निर्जीव होने के लक्षण बताइए। विषाणुओं के निर्जीव होने के लक्षण हैं, नंबर 1, ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। नंबर 2, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के सजीव होने के लक्षण बताइए। विषाणुओं के सजीव होने के लक्षण बताइए। विषाणु के सजीव होने के लक्षण, नंबर 1, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। नंबर 2, ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में प्रजनन कैसे होता है। विषाणुओं में प्रजनन कैसे होता है। विषाणुओं में प्रजनन, विषाणु गुणन की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। विषाणु गुणन की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं से होने वाले लाभ बताइए। विषाणुओं से होने वाले लाभ बताइए। यह है हमारा, विषाणुओं से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाने के कारण इसका उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। नंबर 2, विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जाता है। जीवाणु भोजी जल को सड़ने से रोकता है। नंबर 3, ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नामक रोग का पूरा नाम बताइए। एड्स नामक रोग का पूरा नाम बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स नामक रोग का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स रोग किस वायरस से होता है तथा इससे क्या हानि होती है। एड्स रोग किस वायरस से होता है तथा इससे क्या हानि होती है। हम बात कर लेते हैं। एड्स रोग HIV नामक वायरस से होता है। इस रोग के कारण मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर अनेक गंभीर रोगों की चपेट में आ जाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। एड्स रोग HIV नामक वायरस से होता है। इस रोग के कारण मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर अनेक गंभीर रोगों की चपेट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग होने के कारण बताइए। एड्स निम्नलिखित 5 कारणों से होता है। नंबर 1 है
संक्रमित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर। नंबर 2 है असुरक्षित यौन संबंधों से। नंबर 3 है संक्रमित सुइयों के प्रयोग से। नंबर 4 है संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को। नंबर 5 है संक्रमित व्यक्ति के रेजर टूथब्रश आदि से भी एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स से बचने के उपाय बताइए। एड्स से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक ही सहभागी जिसे संक्रमण ना हो से यौन संबंध रखना चाहिए। संभोग के समय नोम का प्रयोग करना चाहिए। स्टरलाइज्ड सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है एड्स निवारक औषधियों के नाम बताइए। एड्स निवारक औषधियाँ एड्स निवारक प्रमुख औषधियाँ निम्नलिखित हैं। HIV, थर्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, AZT, थर्ड सुरामीन, साइक्लोस्पोटिन, रिबावायरिन, अल्फा इंटरफेरोन, HPA23, 2 से 3 डाइडिऑक्सी साइटिडीन आदि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वनों का संरक्षण करने के लिए सरकार का सबसे कारगर कदम क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन गाइड से लिए गए हैं, सूर्य की गाइड से। राजन से थोड़े अलग भी हैं, राजन से कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, तो इसलिए हम राजन के भी पढ़ते हैं रहिए और गाइड का भी क्वेश्चन पढ़ते रहिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को RK फ्यूचर पॉइंट। बात कर लेते हैं हम वनों का संरक्षण करने के लिए सरकार का सबसे कारगर कदम क्या है। उत्तर है वनों की अवैध कटाई पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण में माध्यमों की भूमिका बताइए। पर्यावरण संरक्षण में माध्यमों की भूमिका बताइए। उत्तर है पर्यावरण संरक्षण में माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा पर्यावरण से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो सकती है तथा पर्यावरण संचेतना का विकास तेजी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण को समझाइए। जल संरक्षण को समझाइए। उत्तर है प्राणी जीवन के लिए जल अनिवार्य एवं उपयोगी है। जीवन के लिए जल अपरिहार्य है। यह न केवल प्राणियों के लिए अपितु वनस्पति जगत के भी जीवन का आधार है। जल ब्रह्मांड में जीव के अस्तित्व का कारक है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संरक्षण को समझाइए। वर्षा जल संरक्षण को समझाइए। उत्तर है भवन की छत या मैदान पर गिरने वाली वर्षा के पानी को नालियों द्वारा टैंकों व बड़े कंटेनरों में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह पानी बाग के पौधों में पानी देने, खेतों की सिंचाई करने, कपड़े धोने तथा बर्तन आदि को साफ करने में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने की शिक्षा देना, साथ ही क्रियात्मक रूप में गंदी बस्तियों एवं गांवों में उन्हें ले जाकर ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करवाना जिससे जन सामान्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हो सके और इसे सुधारने के लिए सभी वर्ग के लोगों का सहयोग ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। किसी स्थान, प्रदेश या देश के नैसर्गिक परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों को सामूहिक रूप से उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर लगभग 300 लाख प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर लगभग
300 लाख प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, प्रजातियां विविधता से क्या आशय है? प्रजातियां विविधता से क्या आशय है? प्रजातियां विविधता, इसके अंतर्गत एक ही जाति में पाई जाने वाली विविधता आती हैं। यह विविधता जीनों की विविधता है। यह सब विविधताओं का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? देश में वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1972 से देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जंगलों में। उष्णकटिबंधीय जंगलों में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैव विविधता ह्रास के कारण क्या हैं? नंबर 1 है आवास का विनाश, नंबर 2 शिकार, नंबर 3 चिड़ियाघर एवं अनुसंधान के लिए पकड़, नंबर 4 है जलीय प्रदूषण, नंबर 5 है जंगलों का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पारितंत्र का अर्थ बताइए। पर्यावरण पारितंत्र का अर्थ बताइए। उत्तर है, पर्यावरण पारितंत्र एवं एक क्रियाशील अंतःक्रिया है जो जीवधारियों तथा उनके प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य भौतिक तथा जैविक वातावरण के साथ होती है। नेक्स्ट चैप्टर का बात कर लेते हैं, एथिलीन क्या है? अति सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। एथिलीन क्या है? अति सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। एथिलीन, यह तेल के समान द्रव है। यह तेल के समान द्रव है जो कि अत्यंत विषैला होता है। अल्कोहल, ईथर आदि में यह विलेय परंतु जल में अविलेय होता है। इसका उपयोग रबर बनाने में व विभिन्न प्रकार की औषधियों व रंगों आदि के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस ईंधन क्या है? अति सूक्ष्म में बताइए। ठोस ईंधन, सॉइल फ्यूल, लकड़ी, कोयला, कोक, तारकोल, कास्ट कोयला या लकड़ी का कोयला या पैराफिन, वैक्स, मोम ठोस ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव ईंधन क्या है? अति सूक्ष्म में बताइए। द्रव ईंधन या तरल ईंधन, लिक्विड फ्यूल, केरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल तथा द्रवित हाइड्रोजन, द्रव ईंधन है या तरल ईंधन है। गैसीय ईंधन क्या है? अति सूक्ष्म में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय ईंधन क्या है? अति सूक्ष्म में बताइए। प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजल गैस गैसीय ईंधन है। गैसीय ईंधन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डाइक्लोरोमेथेन क्या है? इसके उपयोग बताइए। डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, यह पॉलीहेलोजन यौगिक है। इसका प्रयोग विलायक के रूप में, पेंट, अपचायक के रूप में, एरोसोल में, प्रणोदक के रूप में तथा औषध निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में तथा धातुओं की सफाई में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या है? इसका उपयोग बताइए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H, यह रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसे बेंजीन के सल्फोनीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रंजकों, औषधियों, सल्फा ड्रग्स, सैकरीन तथा अपमार्जकों के निर्माण में किया जाता है। यह रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसे बेंजीन के सल्फोनीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रंजकों, औषधियों, सैकरीन तथा अपमार्जकों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड क्या है? इसके उपयोग बताइए। क्लोरल या ट्राइक्लोरो
एसिटैल्डिहाइड CCl3CHO। इस एसिटैल्डिहाइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह तेलीय रंगीन द्रव है। मुख्यतः इसका उपयोग DDT बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग की जांच बताइए। मधुमेह रोग की जांच बताइए। मधुमेह रोग की जांच निम्न प्रकार से की जाती है। नंबर 1 है हमारा मूत्र में शर्करा की जांच। मूत्र में शर्करा की जांच, बेनेडिक्स जांच, डायस्टिक्स जांच। नंबर 2 है रक्त में शर्करा की जांच। नंबर 3 है ग्लूकोज सहनशीलता की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग की ग्लिकलाइज्ड क्या है, इसके प्रभाव बताइए। ग्लिकलाइजाइड यह औषधि रक्त में ग्लूकोज को कम करने के साथ साथ रक्त की नलियों पर भी प्रभाव डालती है। इससे इंसुलिन का प्रभाव 24 घंटे बना रहता है। वह रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा भी उपस्थित नहीं होती। यह रक्त को गाढ़ा होने या जमने से भी रोकती है। मात्रा 160 मिलीग्राम रोज़ाना, अधिकतम 320 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, मधुमेह रोग की टोलबुटामाइड औषधि क्या है। टॉलबुटामाइड यह औषधि सल्फोनिल यूरिया के फर्स्ट जनरेशन ग्रुप में आती है। यह औषधि साधारण मधुमेह के रोगियों में ही उपयोगी होती है। इसे सुबह के नाश्ते अथवा भोजन से आधे घंटे पूर्व दिया जाता है। मात्रा 1 ग्राम से 3 ग्राम। मात्रा है 1 ग्राम से 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के सामान्य उपचार बताइए। उच्च रक्तचाप के सामान्य उपचार बताइए। नंबर 1 है इसमें, रोगी को हल्के व्यायाम करना चाहिए अथवा सुबह शाम टहलना चाहिए। नंबर 2 है, भोजन की मात्रा भूख से कम करनी चाहिए। भोजन की मात्रा भूख से कम रखनी चाहिए। नंबर 3 है, मधुमेह की बीमारी पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 3 है, मधुमेह की बीमारी पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 4 है, उच्च रक्तचाप की दवाओं का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। उच्च रक्तचाप की दवाओं का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। नंबर 5 है, रोगी को चिंता, मानसिक उद्वेग तथा क्रोध से बचना चाहिए। इसके लिए योग तथा ध्यान का नियमित अभ्यास करना चाहिए। नंबर 5 है क्वेश्चन, हृदय रोग की शल्य चिकित्सा बताइए। हृदय रोग की शल्य चिकित्सा बताइए। हृदय रोग की शल्य चिकित्सा निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। नंबर 1 है कोरोनरी बाईपास सर्जरी। नंबर 2 है एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग का एलोपैथिक उपचार बताइए। हृदय रोग का एलोपैथिक उपचार, नाइट्राइट समूह की औषधियाँ। नंबर 1 है एंजाइना का दौरा रोकने के लिए। नंबर 2 है आइसोजॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, मात्रा 20 mg। मात्रा है हमारी इसकी 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों एनवायरन तथा मेंट से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। पारिभाषिक रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। पारिभाषिक रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं।
पर्यावरण के मुख्य घटक दो हैं, जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक, अजैव घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा परियोजना क्या है, बताइए। लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा पूर्वी हिमाचल में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या में कमी आने के कारण वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति निधि WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क ने लाल पांडा के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी परियोजना का संक्षेप में बताइए। हाथी परियोजना को संक्षेप में बताइए। हाथी परियोजना, केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में इस परियोजना की शुरुआत की। वर्तमान में देश में 29 हाथी रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना क्या है, अति सूक्ष्म में समझाइए। गैंडा परियोजना क्या है, अति सूक्ष्म में समझाइए। गैंडा परियोजना केवल भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे से कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी कीमत अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कमी आने के कारण वर्ष 1987 में इसके संरक्षण हेतु गैंडा परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं, घड़ियाल प्रजनन परियोजना क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। घड़ियाल प्रजनन परियोजना क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। घड़ियाल प्रजनन परियोजना वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से उड़ीसा के तिक्करपाड़ा से इस परियोजना की शुरुआत की। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, अंडमान विहार एवं नागालैंड में किया गया है। भारत में 11 घड़ियाल अभयारण्यों की स्थापना की गई है। वर्ष 2011 में संपन्न सर्वे के अनुसार देश में घड़ियालों की संख्या 1562 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शन टाइगर्स योजना क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने हेतु विश्व के कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर्स नाम से योजना शुरू की है, जिसमें इस संकटग्रस्त जीव को बचाने के लिए 12 तरीके सुझाए गए हैं। यह योजना सरिस्का अभयारण्य से शुरू की गई थी। बाघों की मौजूदगी वाले विश्व के 12 देशों में इनकी संख्या लगभग 3000 बची है, जिसमें से आधी भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर सिंह परियोजना क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। गिर सिंह परियोजना, गिर अभयारण्य को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। इस अभयारण्य को वर्ष 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर थामिन परियोजना क्या है, अति सूक्ष्म में बताइए। यह परियोजना मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में थामिन या थामिन मृग के लिए चलाई गई है। यह मृग विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। यह परियोजना वर्ष 1977 में मणिपुर में शुरू की गई थी। उस समय थामिन मृगों की कुल संख्या मात्र 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह का प्रभाव अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव, यह मानव द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वातावरण में कंबल की तरह ऊष्मीय विकिरण के रोके जाने के कारण पृथ्वी की सतह के तापक्रम में लगातार वृद्धि होने की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तथा मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करके पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है? सेंटीग्रेड में कितना? स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं पर हमें 98.6 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में होता है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में होता है 37 सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें जो दे रखा है हमें ये इतना ही दे रखा है, बल्कि होता कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 37 सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट डिग्री तथा सेल्सियस डिग्री में कौन सी बड़ी होती है? सेल्सियस डिग्री बड़ी होती है, क्योंकि सेल्सियस तापमापी में जो दूरी 100 बराबर भागों में विभक्त होती है वह दूरी फ़ारेनहाइट में 180 भागों में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस डिग्री तथा केल्विन डिग्री में कौन सी बड़ी है? दोनों बराबर हैं। सेल्सियस डिग्री तथा केल्विन डिग्री में कौन सी बड़ी है? दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप का मान डिग्री सेल्सियस में बताइए। न्यूनतम परम शून्य ताप बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? न्यूनतम संभव ताप बराबर होता है -273 सेंटीग्रेड अथवा ओके परम शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 273 केल्विन का मान सेल्सियस या सेल्सियस पैमाने में लिखिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 केल्विन ताप को सेल्सियस पैमाने में लिखिए। 400 डिग्री केल्विन बराबर 400 डिग्री माइनस 273 बराबर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? उत्तर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 0 + 273 बराबर 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -30 + 273 = 243 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें क्या हैं? अति सूक्ष्म स्पष्ट कीजिए। प्रकाश की किरणें क्या है? अति सूक्ष्म स्पष्ट कीजिए। प्रकाश की किरणें जिस सरल रेखा में प्रकाश गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जिस सरल रेखा में प्रकाश गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणें या प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश का किरणपुंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का समांतर किरणपुंज क्या है? अति सूक्ष्म में बताइए। प्रकाश का समांतर किरणपुंज, प्रकाश का किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें समांतर होती हैं प्रकाश का समानांतर किरणपुंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपसारी किरणपुंज क्या है? अति सूक्ष्म में स्पष्ट कीजिए। प्रकाश का अपसारी किरणपुंज एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बिखरने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बिखरने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम किसे कहते हैं? अति सूक्ष्म में समझाइए। आयाम किसे कहते हैं? अति सूक्ष्म में समझाइए। आयाम दोलन गति करते हुए लोलक की अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम दूरी सरल लोलक का आयाम कहलाती है। आयाम दोलन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि अधिक बल का उपयोग किया जाए तो आयाम अधिक होंगे।
नेक्स्ट है कंपन या दोलन क्या है, अति सूक्ष्म में समझाइए। उत्तर है कंपन या दोलन किसी वस्तु की अपने मध्य की स्थिति से इधर उधर गति करने को कंपन या दोलन गति कहते हैं। वस्तु में इन्हीं कंपनों अथवा दोलनों के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। दोबारा याद करा देते हैं। कंपन या दोलन किसी वस्तु की अपने मध्य की स्थिति से इधर उधर गति करने को कंपन या दोलन गति कहते हैं। वस्तु में इन्हीं कंपनों अथवा दोलनों के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आवर्तकाल क्या है, अति सूक्ष्म स्पष्ट कीजिए। आवर्तकाल कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। दोलन का आवर्तकाल नियत होता है जब तक कि इसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसे टी नोट से दर्शाते हैं। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। तो जितने भी क्वेश्चन थे वो इसमें सब में कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए आर के फ्यूचर पॉइंट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। धन्यवाद।